गर्भवती सासू माँ, दिल छू लेने वाली कहानी। हद हो गई, इस उम्र में यही कारनामा करना बाकी रह गया था। सब्र नाम की कोई चीज बची ही नहीं। अब मैं अपना चेहरा बाहर कैसे दिखाऊंगा? हमारे रिश्तेदार क्या कहेंगे? मेरे ऑफिस के दोस्त क्या सोचेंगे? एक पल में ही हमारी इज्जत का कचरा कर दिया। दिल में नफरत और चेहरे पर गुस्सा लिए केशव जोर जोर से चिल्ला रहा था। चलिए आपको बताते हैं कि आखिर माजरा क्या है। आखिर ऐसा क्या हो गया था जो केशव इतना भड़क रहा था? दरअसल किरण जी और दिनेश जी, जो कि केशव के माता पिता हैं, उनका एक और बच्चा इस दुनिया में आने वाला है। और इस बात को सुनने के बाद से ही केशव का गुस्सा सातवें आसमान पर है। केशव और आरती की शादी को अभी 2 महीने हुए थे जब केशव ने अपनी पत्नी आरती को ये खबर दी, तो क्रोध के कारण केशव का शरीर कांप रहा था। लेकिन आरती की समझ में ये नहीं आ रहा था कि इसमें नाराज होने वाली क्या बात है, पर अपने पति के गुस्से के सामने कुछ नहीं बोल सकी। आरती चुपचाप केशव की बातें सुनती जा रही थी, परंतु उसके मन में एक प्रश्न कौंध रहा था कि इस सब से उसकी समाज में इज्जत क्यों खत्म हो जाएगी। आरती का पति केशव अभी 24 वर्ष का है। उससे छोटी आरती की ननंद राखी। आरती के सास ससुर की शादी बहुत ही कम उम्र में हो गई थी और उसकी सास की उम्र भी ज्यादा नहीं थी। आरती अब तक ये समझने में असमर्थ थी कि उसका पति किस बात को लेकर इतना नाराज है। अपनी सास के साथ उसे पूरी सहानुभूति थी। वह उनसे पूछना चाहती थी कि उनका क्या खाने का दिल है, क्योंकि जब से वे घर में ब्याह कर आई थी, उसकी सासू माँ ने उसे बिल्कुल अपनी बेटी की तरह रखा था। उसकी पसंद और नापसंद का पूरा ख्याल रखती थी। आरती भी अपनी सासू माँ को बहुत पसंद करती थी, परंतु आज अपने पति के मुंह से ऐसी बातें सुन उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। शाम को आरती के ससुर दिनेश जी ने जब उन सभी को इस बारे में बात करने के लिए हॉल में बुलाया, तो कोई भी उनकी बात सुनने के लिए अपने कमरे से बाहर नहीं आया। रमेश जी सरकारी बैंक में क्लर्क के पद पर कार्यरत रहते हैं। अक्सर ऐसा हुआ करता था कि जब भी वे अपने बच्चों को बुलाते थे, तो वह डर के कारण जल्दीबाजी में तुरंत उनके सामने पहुंच जाते थे, क्योंकि वह थोड़ा डांट डपट कर बातें करते थे। लेकिन वह दिल के बेहद नरम हैं। वे बेहद प्रभावशाली व्यक्तित्व वाले व्यक्ति हैं। आरती के आने के बाद उनका उसके साथ इतना लगाव हो गया था कि अब तो उन्हें सुबह की चाय भी उसके बिना अच्छी नहीं लगती थी। वे उसे हमेशा बेटी कहकर बुलाते हैं। आज दिनेश जी के बुलाने पर भी केशव और राखी दोनों में से कोई नहीं आया, तो आरती खुद को दोषी महसूस कर रही थी कि पिता और माँ बात करने के लिए बैठे हैं, लेकिन उनके बच्चे बुलाने के बावजूद उनकी बात तक सुनते नहीं। आम दिनों में तो आरती अपनी सासू माँ और ननंद राखी के साथ मिलकर नाश्ता बनाया करती थी और केशव के ऑफिस से लौटने के बाद सभी लोग हॉल में बैठकर खाना खाया करते थे और बातें करते थे। लेकिन आज सब कुछ बेकाबू था। स्थिति को संभालने के उद्देश्य से जब आरती अपने पति के पास गई और कहने लगी, सुनिए, आपके पिताजी ने आपको बुलाया था, क्या आप भूल गए हैं? आरती की बात सुनकर केशव का चेहरा गुस्से से लाल हो गया और तमतमाते हुए बोला, मुझे किसी से कोई बात नहीं करनी और तुम मेरी पत्नी हो। जो मैं कहूँगा तुम वही करोगी। बहुत ज़्यादा दिमाग चलाने की ज़रूरत नहीं है। आरती हैरान थी कि यदि वे केशव की पत्नी है तो सास ससुर की तरफ से क्यों नहीं बोल सकती, परंतु नई नहीं थी, इसलिए चुपचाप बैठ गई। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई और आरती के ससुर दिनेश जी की आवाज़ आई, बेटा केशव। परंतु केशव ने कोई जवाब नहीं दिया। वे फेसबुक पर व्यस्त था। आरती ने दरवाज़ा खोला, उन्हें अंदर आने को कहा, तो दिनेश जी बोले, नहीं अभी नहीं, मैं और तुम्हारी माँ तुम लोगों से कुछ बात करना चाहते हैं, हॉल में आ जाओ। ऐसा कहकर वे चले गए।
राखी को छोड़कर बाकी सभी लोग हॉल में पहुंच गए थे। आरती ने उसे कई बार बुलाने की कोशिश की, परंतु उसने दरवाज़ा नहीं खोला और केवल इतना ही कहा कि प्लीज़ मुझे परेशान मत करो, मैं अकेला रहना चाहती हूँ। हॉल में दिनेश जी अपनी पत्नी के साथ सिर झुकाए बैठे थे। सामने केशव बैठा था और आरती उसके पास ही जाकर खड़ी हो गई। सासू माँ का चेहरा देखा तो उसे बहुत तकलीफ हुई। एक ही दिन में उनका सुंदर चेहरा मुरझा गया था। आंखों के नीचे काले गहरे पड़ गए थे। शायद बहुत रोई थी। आज पूरा दिन कमरे से बाहर नहीं निकली थी। उनकी हालत देखकर आरती को भी रोना आ गया था। तभी केशव ने कठोर स्वर में कहा, क्या कहना है आपको? जल्दी कहिए, मुझे काम है। केशव ने कभी आज तक अपने पिताजी से इस लहजे में बात तक नहीं की थी। दिनेश जी ने खुद को संभालते हुए धीरे से कहा, तुम लोग तो सब कुछ जानते ही हो। केशव गुस्से में बोला, जी हाँ जानते हैं, तो अब तुम्हें इस बारे में क्या कहना है? हम आपको क्या कह सकते हैं पिताजी? आपने कुछ कहने लायक छोड़ा ही कहाँ है? मुझे तो समझ नहीं आता कि अब हम लोगों के सामने किस मुंह से जाएंगे। अपने पति की बात सुनकर आरती कभी उसकी ओर देखती तो कभी अपने सास ससुर की ओर, मानो उसे अपने कानों पर विश्वास नहीं हो रहा था। तभी दिनेश जी बोले, क्या हमारे कारण तुम लोगों को बाहर निकलने में शर्म आ रही है? तभी केशव ऊंचे स्वर में कहता शुरू किया, और नहीं तो क्या, मेरे अपने मित्र हैं, राखी की सहेलियां हैं, आरती की मायके वाले हैं, वे सब लोग क्या सोचेंगे? सोचकर ही शर्म के कारण मेरा सर झुका जा रहा है। बेटे को इस तरह बात करता देख किरण जी की आंखों से आंसू बहने लगे। आरती ने झट से उन्हें अपने गले से लगा लिया। उसे बहुत तकलीफ हो रही थी, परंतु केशव बोलता गया, ये सब कारनामे करने के बाद अब आप लोग हॉल में हम सभी को बुलाकर सभा बैठा रहे हैं। लेकिन पिताजी, मैं केवल इतना ही कहना चाहता हूँ कि अब मेरा आप लोगों से कोई लेना देना नहीं है। अब मैं केवल अपने तरीके से जी लूँगा और आप अपने तरीके से। राखी क्या करेगी वह खुद जाने। दिनेश जी की आंखें क्रोध से लाल हो गईं और उधर किरण जी की आंखों से आंसू की धारा रुकी नहीं रही थी। तभी दिनेश जी बोले, मतलब ये है कि तुम घर की रसोई बांटना चाहते हो? केशव सोफे से उठ खड़ा हुआ और बोला, मुझे इन औरतों वाली बातों में कोई दिलचस्पी नहीं है, परंतु मैं आपके साथ अब कोई रिश्ता नहीं रखना चाहता, ना ही आपके साथ रहना चाहता हूँ। तभी दिनेश जी अपने आंसू पोंछते हुए बोले, तो ठीक है, यदि तुम हमारे साथ नहीं रहना चाहते तो मैं और तुम्हारी माँ अपने गांव वाले मकान में चले जाते हैं। जी नहीं, इतना एहसान करने की कोई ज़रूरत नहीं है, पहले ही आप बहुत जग हंसाई कर चुके हैं। ऐसा कहकर केशव अपने कमरे में वापस चला गया। इधर हॉल में बैठे दोनों माता पिता अपने बच्चों का व्यवहार देखते हुए अपराध बोध से ग्रस्त हो जाते हैं। इसके बाद कई दिन बीत गए, परंतु घर में अब पहले जैसी रौनक नहीं थी। केशव और राखी दोनों भाई बहन अपने माता पिता से बात नहीं कर रहे थे, केवल अपने कमरे तक ही सीमित रह गए थे। यदि किसी कारण से उनका आमना सामना हो भी जाता तो वे दोनों अपने माता पिता को ही गुस्से और नफरत भरी निगाह से देखते। ऐसी स्थिति में यदि कोई उनकी हालत को समझ पा रहा था तो वह केवल उनकी बहू आरती ही थी, जो उनका ख्याल रखने की पूरी कोशिश करती, उनके साथ हाल चाल बांटती, अपनी सास के बालों में तेल लगा देती। परंतु आरती ने महसूस किया कि अब उसकी सासू माँ पहले जैसी नहीं रही। आरती और दिनेश जी खुश रखने की कोशिश करते, परंतु सफल नहीं हो पाए। केशव को ये कतई पसंद नहीं था कि आरती उसके माता पिता के लिए कुछ करे, इसलिए उसके रहते हुए वह चाहकर भी उनके पास नहीं जा सकती थी। समय बीतते बीतते 7 महीने हो चुके थे। एक दिन अचानक किरण जी की तबीयत बिगड़ने लगी।
पैरों में सूजन आ गई थी, कुछ खा भी नहीं पा रही थी। उल्टियाँ होने के कारण शरीर इतना कमज़ोर हो गया था कि चल फिर नहीं पा रही थी। दिनेश जी को अपनी पत्नी की बहुत चिंता थी, इसलिए दिन रात उसकी सेवा में लगे रहते। कभी तो अपनी पत्नी के पैर को दबाते, कभी उन्हें अपने हाथों से खिलाते, उल्टी भी हो जाती तो भी साफ कर देते। उनका अपनी पत्नी के प्रति प्यार देखकर आरती आश्चर्यचकित सी रह गई थी। परंतु इतना सब कुछ होने के बावजूद केशव और उसकी बहन राखी का दिल बिल्कुल न पसीजा। एक दिन आरती के पास उसकी माँ का फोन आया और बोली कि कुछ दिनों के लिए दामाद जी के साथ हमारे यहाँ रहने के लिए आ जाओ। आरती ने बड़ी हैरानी से कहा, ये क्या कह रही हो माँ? अपनी सासू माँ को ऐसी हालत में छोड़कर मैं कैसे आ सकती हूँ? आरती, तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया? अब तुम अपनी सास की सेवा करोगी और उसके बाद उनका बच्चा भी संभालोगी। तुम्हारा अपना भी तो परिवार है, उसके बारे में तो कुछ सोचो। परंतु माँ, तुमने ही तो मुझे समझाया है कि मेरा ससुराल है, अब मेरा परिवार है, तो फिर आज ऐसी बातें क्यों? मुझे केवल इतना मालूम है कि आज मेरी सास को मेरी ज़रूरत है, तो मैं उनके साथ खड़ी रहूँगी। इतना कहकर आरती ने अपनी माँ की कोई और बात सुने बिना फ़ोन काट दिया। अक्सर आस पड़ोस वाले उन लोगों का हंसी मजाक बनाया करते थे। एक दिन बगल वाली आंटी ने आरती को देखते हुए कहा, एक बात बताओ बहू, क्या तुम्हारी सास का पाँव भारी है? तभी आरती ने अपने आप को शांत करते हुए कहा, सही सुना है आपने आंटी, लेकिन इस उम्र में ये सब कारनामे करते हुए। आंटी हंसने लगी। तभी आरती ने उनकी ओर देखते हुए मुस्कुराते हुए कहा, एक बात बताइए, इस उम्र में पति का प्यार कितनी पत्नियों को मिलता है? फिर मेरी सासू माँ तो इस मामले में बड़ी भाग्यशाली हैं। ऐसा कहते हुए आरती जाने लगी तो पीछे से आवाज़ आई, लगता है सासू माँ के प्यार का रंग कुछ ज़्यादा ही चढ़ गया है तुम पर। तभी उनके पास खड़ी एक और औरत ने भी कहा, ये दिन देखना बाकी रह गए थे। आरती को उनकी बातें सुनकर गुस्सा चढ़ा, परंतु किसी बात का जवाब ना देते हुए घर लौटना ही बेहतर समझा। आज बहुत तेज बरसात हो रही थी, तो आरती ने सोचा कि इस बरसात में गर्मा गर्म छोले पूरी सबको अच्छे लगेंगे। खास तौर पर उसकी सासू माँ और उसके पति केशव की तो वह फेवरेट थे। आरती ने ठान चुकी थी कि वे परिवार के सभी सदस्यों को एक साथ खाने की मेज पर बिठाकर खाना परोसेगी। आज केशव और राखी को भी सख्ती दिखाकर उन्हें उनकी माता पिता के पास बैठाएगी। अभी ये सब सोचकर थोड़ी मुस्कुराहट उसके चेहरे पर आई हुई थी कि अचानक दिनेश जी रसोई घर में आए और बोले, बेटी हमारे कमरे में आना, तो लगता है तुम्हारी माँ की तबीयत ठीक नहीं है। माँ को क्या हुआ? कहते हुए आरती डरी सहमी उनके कमरे की ओर दौड़ी। देखा तो उसकी सासू माँ बिस्तर पर पड़ी हुई दर्द से करहा रही थी और जोर जोर से भगवान का नाम लेती जा रही थी। वे पसीने से भीग चुकी थी। डर के मारे आरती के हाथ पैर कांपने लगे। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करे, क्योंकि इस मामले में उसे कोई अनुभव नहीं था। दौड़कर सासू माँ का हाथ पकड़ा और बोली, क्या बहुत तकलीफ हो रही है माँ? हम आपको कुछ नहीं होने देंगे, हम अभी अस्पताल लेकर चलते हैं। आप बस भगवान को याद करो। बेटा अभी के अभी केशव को फ़ोन करो, ऑफिस की गाड़ी से जल्दी आ जाएगा। दिनेश जी ने आरती से कहा तो आरती ने तुरंत मोबाइल उठाकर केशव को फ़ोन लगाया। बेल जाती रही, परंतु केशव ने फ़ोन नहीं उठाया। ना जाने कितनी बार उसने फ़ोन लगाया, लेकिन दूसरी ओर से कोई जवाब नहीं मिल रहा था। घबराकर आरती ने राखी के कमरे का दरवाज़ा खटखटाया। राखी जल्दी आओ, माँ की हालत बिगड़ रही है। ये बात सुनकर राखी बहुत डर गई और पूछा, क्या हुआ भाभी? परंतु आरती
हड़बड़ाहट में कुछ बोल ही नहीं पा रही थी। बस इतना ही कह पाई कि माँ की तबीयत खराब है, तुम्हारे भैया को फ़ोन किया तो उठा नहीं रहे। ये सुनते ही राखी अपनी माँ के कमरे की ओर दौड़ी और देखा तो पिताजी उनके पैरों के तलवे की मालिश कर रहे थे और आरती को देखते ही बोले, केशव ने क्या कहा बिटिया, वे आ रहा है क्या? नहीं पिताजी, वे फ़ोन नहीं उठा रहे। तभी दिनेश जी बिना कुछ कहे जल्दी से अपना कुर्ता पहनकर बाहर निकल रहे थे। कहाँ जा रहे हैं पिताजी? आरती ने पूछा तो वह बोले, ऑटो रिक्शा ढूंढने जाता हूँ, तुम यहीं अपनी माँ का ख्याल रखो। लेकिन पिताजी बाहर तो तेज बारिश है। पर बेटा मेरे पास कोई और चारा नहीं है, ऐसा कहते हुए तेजी से बाहर निकल गए। इधर आरती और राखी माँ का ख्याल रखने लगे। आरती ने देखा कि उसकी सासू माँ जोर जोर से काँप रही थी। तभी पास में बैठी राखी रोने लगी। आरती ने उसके सिर पर प्यार भरा हाथ रखा तो उसने उसे तुरंत गले लगा लिया और फूट फूट कर रोने लगी। भाभी, मैंने अपनी माँ के साथ बहुत गलत व्यवहार किया, परंतु आज मुझे उनकी ये हालत देखकर खुद से ही घृणा हो रही है। माँ की इस हालत की जिम्मेदार केवल मैं हूँ। भाभी, क्या वे हमें माफ़ कर देंगे? बताओ ना, वे पहले की तरह स्वस्थ हो जाएंगी ना? तभी आरती बोली, भगवान सब ठीक करेंगे, तुम केवल उनसे प्रार्थना करो कि वह माँ को जल्दी स्वस्थ कर दें। इस समय किरण जी ने राखी को अपने पास बुलाया। राखी एक छोटे बच्चों की तरह उनके पास अपना सिर रखकर रोने लगी। किरण जी इस हालत में भी उसके सिर पर हाथ रखकर थपथपाया। इधर आरती अपने पति को फिर से फ़ोन करने लगी, परंतु फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा था। तभी आरती को ध्यान आया कि उसका मायका उसके ससुराल से ज़्यादा दूर नहीं था। उसने तुरंत अपने मायके में फ़ोन किया। माँ, भैया कहाँ हैं? मेरी सासू माँ की हालत बहुत ख़राब है, आप भैया को उनकी कार के साथ तुरंत भेज दो, अस्पताल लेकर जाना है। ये बात सुनकर उसकी माँ भी कुछ बेचैन हो गई। फिर कहा, लेकिन तुम्हारा भाई तो आज सुबह ही अपनी कार से शहर से बाहर गया है। आरती की ये उम्मीद भी खत्म हो गई। वह तुरंत अपनी सासू माँ के पास गई। तभी राखी बोली, भाभी, माँ की हालत बिगड़ती जा रही है। 10 मिनट में ही दिनेश जी वापस लौटे और आते ही कहा, क्या केशव वापस आ गया है? ये सुनते ही आरती ने अपना सर झुका लिया। नहीं पिताजी, उनका फ़ोन स्विच ऑफ है। आरती बेटी, मैं ऑटो लेकर आया हूँ, तुम लोग अपनी माँ को सहारा देते हुए सड़क तक लेकर आओ। सब लोग जैसे तैसे किरण जी को ऑटो तक लेकर गए। दिनेश जी ऑटो ड्राइवर के पास में बैठे थे और वह तीनों ऑटो में पीछे बैठे थे। दिनेश जी बार बार किरण जी की ओर देख रहे थे। उधर बारिश भी तेज होने लगी। आज ना जाने उन्हें छोटा सा रास्ता भी कितना लंबा क्यों लग रहा था। करीब 20 मिनट के बाद जब अस्पताल पहुंचे तो उन्हें तुरंत आपातकालीन विभाग में भर्ती कराया गया। आरती ने अपने ससुर जी को चिंतित देखते हुए उनका हाथ पकड़कर उन्हें कुर्सी पर बैठा दिया। उधर राखी अपने पिता के गले लगकर रोने लगी। करीब आधे घंटे बाद डॉक्टर ने उन्हें बताया कि जल्दी से जल्दी उनका ऑपरेशन करना होगा। अगर तुरंत फैसला नहीं लिया गया तो जान को भी खतरा हो सकता है। ये सुनकर दिनेश जी एकदम खामोश कुर्सी पर बैठे ही रह गए। तभी आरती ने उन्हें संभालते हुए कहा, पिताजी, आप हिम्मत रखिए, मुझे पूरा विश्वास है कि सब कुछ ठीक होगा। तभी दिनेश जी ने अपने आंसू पोंछते हुए और उठ खड़े हुए। ठीक है डॉक्टर साहब, आपको जो उचित लगे वह कीजिए, बस मेरी पत्नी की जान बचा लीजिए। डॉक्टर ने केवल इतना ही कहा कि बच्चा प्रीमेच्योर है और हालत क्रिटिकल है, इसलिए हम अभी कुछ नहीं कह सकते, परंतु हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे। दिनेश जी चुपचाप ये बात सुनते रहे। आरती अपने ससुर को लेकर काउंटर पर गई
और सारी औपचारिकताएं पूरी करने लगी। घर से चलने से पहले उसने अपने पर्स में कुछ पैसे भी उठा लिए थे जो यहाँ काम आ गए। ये देखकर दिनेश जी ने उसके सिर पर हाथ रखा और बोले, बेटी, तुम्हारा मुझ पर कितना कर्ज है जिसे मैं कभी चुका नहीं सकता। तभी आरती बोली, पिताजी, आप मुझे बेटी भी कहते हैं और दूसरी तरफ अपने आप को मेरा कर्जदार कहकर मुझे बेगाना भी कर रहे हैं। बस आप अपना हाथ हमारे सिर पर रखिए, हमें और कुछ नहीं चाहिए। ये सुनकर दिनेश जी की आंखों से आंसुओं की दो बूंदें उनके गाल पर गिर गईं। ऑपरेशन चल रहा था और सभी बाहर इंतजार में बैठे थे। केशव को फिर से फोन लगाने की कोशिश की, परंतु वह अभी स्विच ऑफ ही था। करीब 1 घंटे के बाद ऑपरेशन रूम का दरवाज़ा खुला और डॉक्टर साहब बाहर आए। बधाई हो, आपको बेटा हुआ है। आरती और राखी दोनों ने हाथ जोड़कर भगवान को शुक्रिया किया। लेकिन तभी केशव जी ने डॉक्टर से पूछा, और मेरी पत्नी, वह कैसी हैं? ये बात सुनकर डॉक्टर चुप रह गए। दिनेश जी डॉक्टर की चुप्पी से घबरा गए और बोले, कुछ तो बताइए डॉक्टर। तभी डॉक्टर ने धीरे से कहा, उनकी हालत अभी क्रिटिकल है। इतना कहकर डॉक्टर चला गया। दिनेश जी को तो जैसे काटो तो खून नहीं। इतना सुनकर वे कपकपाते पैरों से कुर्सी पर धम से आकर बैठ गए। कुछ देर बाद नवजात बच्चे की रोने की आवाज़ सुनकर आरती उठ खड़ी हुई। तभी नर्स बच्चे को लेकर ऑपरेशन रूम से बाहर। आरती ने तुरंत उसे अपनी गोदी में ले लिया और पल भर में ही बच्चा चुप हो गया। छोटे नन्हे हाथों से उसने आरती के दुपट्टे को कस के पकड़ लिया और आरती उसे देखकर मुस्कुराने लगी और राखी से बोली, क्या तुम इसे गोद में नहीं लोगी? तभी राखी ने कहा, पहले पापा को दिखाओ भाभी। दिनेश जी अपने बेटे को देखकर उठ खड़े हुए, उसे बड़े प्यार से देखा और फिर उसे गोद में लेकर जोर जोर से रोने लगे। ये देखकर आरती और राखी भी खुद को रोने से रोक ना पाए। लेकिन बच्चा अपने पिता की शरण में आकर चैन की नींद सो गया था। शाम के वक्त जब केशव घर पहुंचा तो देखा घर पर कोई नहीं था। किसी को ना पाकर उसका दिल अनजाने से डर के कारण कांप उठा। फोन को चार्जिंग पर लगाकर ऑन किया तो देखकर हैरान रह गया कि आरती की 10 मिस कॉल थी। जैसे ही फोन लगाकर पूछने ही लगा, उस समय उसके पिता दिनेश जी का फोन आया। केशव, जो अभी तक अपने पिता से नाराजगी के कारण बात नहीं कर रहा था, परेशान और चिंतित होते हुए बोला, हेलो पिताजी, कहाँ हैं आप सब? माँ तो ठीक है ना? बेटा, हम यहाँ अस्पताल में, तुम्हारी माँ की हालत कुछ ठीक नहीं है। तुम एक काम करो, हमारी अलमारी के लॉकर में तुम्हारी माँ की सारी रिपोर्ट्स रखी हैं। उन रिपोर्ट्स को लेकर जल्दी से यहाँ पहुँचो। पिताजी, आप चिंता मत कीजिए, मैं तुरंत पहुँचता हूँ। केशव ने जल्दबाजी में माँ पिताजी की अलमारी खोलकर लॉकर का ताला खोला, लेकिन लॉकर में बहुत से कागजात पड़े थे। उसे समझ नहीं आ रहा था। हड़बड़ाहट में माँ की रिपोर्ट ढूंढते ढूंढते सारे कागजात जमीन पर गिर गए। तभी केशव की नज़र एक कागज़ पर पड़ी जो शायद उसकी माँ की डायरी का एक पन्ना था। केशव ने उत्सुकतावश उस कागज़ को उठाया। उस पर जो लिखा था उसे पढ़कर केशव की तो जैसे जान ही निकल गई। पन्ने पर लिखा था, राजू हमारे घर के सदस्य की तरह थी, न जाने उसकी किस्मत में ही इतना दुख क्यों लिखे थे। माँ बाप तो उसके पहले ही सही नहीं थे। कुछ महीने पहले पति की भी मृत्यु हो गई और आज वो खुद भी कैंसर की बीमारी से जंग हार गई। लेकिन जाने से पहले अपने 3 महीने के नन्हे से बेटे को हमारी गोद में डालकर चली गई। कैसे भूल सकती हूँ उसकी वह आखिरी शब्द, मालकिन, आज तक आपने मुझ पर बड़े एहसान किए हैं, आज बस एक और एहसान कर दीजिए मुझ पर। अपना बच्चा केशव मैं आपके हवाले किए जा रही हूँ, इसका ख्याल रखना। भगवान आपका भला करे। मैंने भी उसे वचन दिया था कि हम उसके बच्चे को अपना बच्चा समझकर पाल पोसेंगे।
और उसे ये तक पता नहीं लगने देंगे कि हम उसके माँ बाप नहीं हैं। उस कागज को पढ़कर केशव पसीने से तरबतर हो गया और धम से जमीन पर बैठ गया। जिन माँ बाप को आज तक मैं इतनी बातें सुनाता आया था, दरअसल मैं वे दोनों मेरे माँ बाप थे ही नहीं। फिर भी उन्होंने इस बात का एहसास तक नहीं होने दिया। ये सोच सोचकर केशव की जैसे जान ही निकलती जा रही थी। लेकिन फिर उसे अचानक माँ की हालत और स्थिति को गंभीर अंदाजा हुआ, तो खुद को संभालते हुए जल्दी से रिपोर्ट ढूंढकर अस्पताल के लिए निकला। जैसे ही अस्पताल पहुंचा तो देखा कि सभी डॉक्टर्स की टीम उसकी माँ का इलाज करने में जुटी हुई थी। दिनेश जी बौखलाए हुए उसकी तरफ दौड़ते हुए आए और उसके गले लगकर रोने लगे। उसने पिताजी के आंसू पोंछते हुए इस समय केशव ने देखा कि एक नर्स दौड़ते हुए आ रही थी। उसका दिल घबराने लगा और कपकपाती आवाज में पूछा, तो सर क्या हुआ? माँ की हालत तो ठीक है ना? जी देखिए, शरीर में खून की बहुत ज़्यादा कमी होने के कारण पेशेंट की हालत अभी क्रिटिकल है। उन्हें चढ़ाने के लिए तुरंत ओ पॉजिटिव ब्लड की आवश्यकता है और अस्पताल में उनका स्टॉक खत्म हो चुका है। इस समय केशव बोला, तो फिर परेशानी क्या है? मेरा भी ब्लड ग्रुप ओ पॉजिटिव है। आप जल्दी से मेरा ब्लड लेकर उन्हें चढ़ाने का इंतज़ाम कीजिए। जब केशव ब्लड डोनेट करके कैंपिंग से बाहर आया तो आरती के हाथों में नवजात को देखकर उसका दिल करुणा से भर आया। तभी बीमार माँ ने कहा, क्या इसे उठाएगा नहीं? केशव ने नन्हे को अपने हाथों में उठाया और आंसू भरी आंखों से उसे निहारने लगा। कुछ समय उसे लगातार यूं ही देखता रहा। थोड़ी देर के बाद जब उन्होंने किरण से मिलने की इजाज़त मिली तो आरती और केशव माँ से मिलने के लिए गए। नन्हा मुन्ना केशव के हाथों में था। केशव को देखते ही किरण जी के चेहरे पर एक मुस्कान और तसल्ली के भाव भर आए। लेकिन केशव अपनी माँ को देखते ही फूट फूट कर रो पड़ा और आत्मग्लेन भरे शब्दों में बोला, माँ मुझे माफ़ कर दीजिए। किरण जी ने बड़े प्यार से कहा, बेवकूफ़ लड़का रो मत, मैं तुम्हें हमेशा हंसते हुए देखना चाहती हूँ। फिर इशारे में केशव और आरती को अपने पास बुलाया और उनके सिर पर हाथ रखकर आशीर्वाद दिया। फिर मुन्ने को छुआ और केशव से बोली, मेरी वजह से तुमने अपना सम्मान खोया। तुम्हारा गुस्सा मुझ पर है, लेकिन ये मासूम बच्चा तुम्हारा अपना ही है। इसकी कभी उपेक्षा मत करना। मैं इसे तुम्हारे पास छोड़े जा रही हूँ। इसका ध्यान रखना, लापरवाही मत करना, नहीं तो मुझे शांति नहीं मिलेगी। माँ की ये बात सुनकर केशव का सीना काँप उठा। आरती, माँ ये क्या कह रही हैं? वे हमें छोड़कर कहाँ जाएंगे? माँ, इस बच्चे का मैं अपनी जान से भी ज़्यादा ख्याल रखूँगा। आप चिंता मत कीजिए, अभी ये आपका नहीं मेरा बेटा है, लेकिन आप हमें छोड़कर जाने की बात नहीं करोगी, समझी आप? उधर बाहर कुर्सी पर बैठे दिनेश जी स्वयं को लाचार महसूस कर रहे थे और राखी उन्हें सहारा दे रही थी कि तभी केशव पागलों की तरह दौड़ते हुए बाहर की ओर भागा। दिनेश जी ने उसे पीछे से पुकारा, लेकिन उसने नहीं सुना। कुछ पलों में एक डॉक्टर के साथ लौटा। तभी उसके पीछे पीछे एक डॉक्टर ने किरण जी को चेक किया और एक गहरी सांस लेते हुए कहा कि किरण जी अब इस दुनिया में नहीं है। केशव अपनी माँ के पास फर्श पर घुटनों के बल बैठ गया। अपनी माँ के दोनों पैरों को हाथों से पकड़कर चूमने लगा और चिल्लाया, मुझे माफ़ कर दो माँ, मैं तुम्हें फिर कभी दुख नहीं पहुँचाऊँगा। तुम इस तरह हमें छोड़कर मत जाओ माँ। दोस्तों, कितनी अजीब बात है ना, जो कोई हमसे भी बेइंतहा प्यार करते हैं तो हम उसके प्यार को समझ नहीं पाते, उसकी उपेक्षा करते हैं, लेकिन जब वही शख्स हमसे दूर चला जाता है तब हम उसके प्यार की गहराई को समझ पाते हैं। अंत में किरण जी मौत से ज़रूर हार गईं, लेकिन उनका प्यार जीत गया। इस कहानी को लेकर आप लोगों की क्या राय है? हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। कहानी पसंद आने पर लाइक और शेयर करें।
ऐसी ही अच्छी अच्छी कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं फिर एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।